भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. धर्म ग्रंथ, 2. ऐतिहासिक ग्रंथ, 3. विदेशियों का विवरण, 4. पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। 1. भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों ब्रैकेट में ऋचाओं की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10,462 है। वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। पेज 2। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा, लेखक अली अहमद में। अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला, ए यूनानी रोमन लेखक। 1. टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2. हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3. सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रेटस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। 4. मेगास्थनीस, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। 5. डायमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है।
डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7. टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8. प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9. पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। बी. चीनी लेखक। 1. फाइयान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 2. संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3. हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वो यहाँ 16 वर्ष तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। 4. इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। पेज 3. सी. अरबी लेखक। 1. अल बरूनी, यह मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, इस ब्रैकेट में भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। डी. अन्य लेखक। 1. तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2. मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगास कोई ब्रैकेट में एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस की वेसनगर या ब्रैकेट में विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास ब्रैकेट में गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू ब्रैकेट में पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। एक यहाँ पर बॉक्स है, उसमें है अभिलेख और शासक। अभिलेख के अंतर्गत हाथी गुम्फा अभिलेख ब्रैकेट में तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा राज खाघेल। जूनागढ़ ब्रैकेट में गिरनार अभिनासिक अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दमन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन 2। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। दूसरा, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव
ब्रैकेट में होमो सेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग की मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पेज 4। तीसरा, सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिकल अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुत कांगेडोर ब्रैकेट में बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं प्रदेश: तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान, गोमित सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। पेज 5। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे।
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधुधारी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर ब्रैकेट में सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले घिरे हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नीचे एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल हेडिंग्स हैं नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष, स्थिति। पहला हड़प्पा, नदी रावी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, वर्ष 1921, पाकिस्तान, मोंटोगोमरी जिला। दूसरा मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी, नदी सिंधु, वर्ष 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। 3 चान्हू दड़ो, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार, 1931, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। 4 कालीबंगन, नदी घग्गर, उत्खननकर्ता बी लाल एवं बी के थापर, सन 1953, राजस्थान का गंगानगर जिला। 5वां कोट दीजी, नदी सिंधु, फजल अहमद उत्खननकर्ता, वर्ष 1953, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। 6 रंगपुर, नदी मादर, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, 1953 से 54 और गुजरात का काठियावाड़ जिला। 7वां रोपड़, नदी सतलज, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, समय 1953 से 56, पंजाब का रोपड़ जिला। 8 लोथल, नदी भोगवा, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, 1957-58, गुजरात का अहमदाबाद जिला। 9 आलमगीरपुर, नदी हिंडन, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1958, स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। 10 बनमाली, नदी रंगोई, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, वर्ष 1974, स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। पेज 6। 4 वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, 1 ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और 2 उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था।
सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वे वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 1 वास, अधिवास, तीसरा उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। यहाँ भी एक बॉक्स है और उसके शीर्षक है दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व, उत्तर वैदिक शब्द प्राची और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम, उत्तर वैदिक शब्द प्रतीचि और राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर, उतीची उत्तर वैदिक, विराट राजा का नाम। दिशा मध्य, राजा का नाम था। दक्षिण, भोज राजा का नाम था। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांग की संख्या है 6। पेज 7। गाय को अधन्याय न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब बॉक्स हैं। पहला, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन चारवाक, प्रवर्तक चारवाक। दर्शन योग,
प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, दर्शन पूर्व मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा प्रवर्तक बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक उनके प्रवर्तक हैं। ऋग्वेदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्रुभ, आधुनिक कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता प्राचीन नाम है, नया झेलम है। आस्किनी पुराना है, चिनाव नया नाम है। परुष्णी पुराना है, नया रावी। शतुद्री का सतलज हो गया, विपाशा का व्यास हो गया। सदा नीरा गंडक कहलाई जाने लग गई। दृष्टि घग्गर कहलाती है। गोमती नदी अब गोमल हो गई है और सुवस्तु नदी स्वात। ऋग्वेदिक कालीन देवता। देवता इंद्र, युद्ध का नेता देवता, और दो शीर्षक हैं, देवता और संबंध। इंद्र देवता है और संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। देव आकाश का देवता, ब्रैकेट में सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। पेज 8।